चलिए शुरू करें। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सब? हताश, परेशान, निराश तो नहीं है कोई? ठीक है। अरे एग्जाम के पास में डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। चलिए थोड़ा सा डर को कम करते हैं, एक एक चैप्टर रिवाइज करके इकोनॉमिक्स का, स्टार्टिंग विद चैप्टर नंबर 3। आज जो है हम मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट कर देंगे रिवीजन का, उसके बाद में जैसा जैसा प्लान होते जाएगा आई अपडेट। चैप्टर नंबर 3 ऑब्वियसली बीइंग रिवीजन, अपन एकदम कोई डिटेल में लॉजिक्स में नहीं, जो जो अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्या क्या चीज है, क्या कॉन्सेप्ट है, वो अपन कवर करने वाले। थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, 2 यूनिट्स है इसमें, एक तो है थियरी ऑफ प्रोडक्शन अपना, दूसरा है थियरी ऑफ कॉस्ट। पहला थियरी ऑफ प्रोडक्शन में चलते हैं। प्रोडक्शन मतलब क्या था? वैल्यू ऐड करना। वन ऑफ द प्रिंसिपल कंसर्न्स ऑफ बिजनेस मैनेजर्स इज द अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन बाय मिनिमाइजिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि भाई अपना जो आउटपुट बना रहे हैं अपन, उसमें मिनिमम कॉस्ट अपन कैसे अचीव करें, राइट? प्रोडक्शन को कैसे ऑप्टिमाइज करें। कोई भी इकोनॉमी अगर अपन बोले कि कितनी अच्छी है, तो वो कैसे जज होती थी? बाय द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। जितना ज्यादा वो प्रोड्यूस करेगी उतनी अच्छी इकोनॉमी, ऐसा एक जनरल वर्ल्ड में बोला जाता है। इन कॉमन पार्लेंस द टर्म प्रोडक्शन इज यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्टिविटी ऑफ मेकिंग समथिंग मटेरियल। कुछ तो मटेरियल आउटपुट बनाना इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन। व्हीट ग्रो करना, एग्रीकल्चरल क्रॉप, कोई सीमेंट, कोई रेडियो सेट, कोई वुल, कोई मशीनरी, कोई भी चीज बनाना, कुछ वैल्यू एडिशन करना इज व्हाट वी कॉल प्रोडक्शन, राइट? अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में द वर्ड प्रोडक्शन इज यूज्ड इन वाइडर सेंस। यहां पर जो है इट इज यूज्ड टू डिनोट द प्रोसेस बाय विच मैन यूटिलाइजेस रिसोर्सेस सच एज मेन, मटेरियल, कैपिटल, टाइम एक्सेट्रा, working upon them to transform them into commodities and services so as to make them satisfy human wants। क्या बोलता है बेसिकली यहां पर इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन मतलब जो अपने इनपुट्स थे, कौन से इनपुट्स रहते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। उसको अगर अपन बोले तो मेन, मटेरियल, कैपिटल, टाइम, सेम चीज, ओके? वो यूज करके ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी आउटपुट बनाना, वेदर इट कैन बी मटेरियल आउटपुट लाइक मे बी गुड और गुड्स बेसिकली, और इट कैन बी सर्विसेज ऑल्सो। जो भी अपन कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, इट इज ऑल कवर्ड इन प्रोडक्शन। इट कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स विच आर केपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स। जैसा कि अपन ने बोला, सिर्फ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं, सर्विसेज का प्रोडक्शन भी प्रोडक्शन में आता है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। जैसे सर्विसेज ऑफ रिटेलर, डॉक्टर्स, लॉयर्स, टीचर्स आर ऑल्सो ऑल प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बेसिकली क्या है? कुछ भी ट्रांसफॉर्म करना, इनपुट इनटू आउटपुट, not just for goods but also for services। then James Bates and J.R. Parkinson ने कुछ definition दी है on the same lines। then production can also be defined as creation or addition of utility। याद है क्या? यूटिलिटी अपन ऐड कर रहे हैं कोई चीज में, कुछ यूटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं, कुछ यूजफुलनेस क्रिएट कर रहे हैं कोई प्रोडक्ट में, कोई चीज में, तो इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज प्रोडक्शन। 4 टाइप्स के थे ये, कुछ धुंधला सा याद है क्या? फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या बोलता था? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द प्रोडक्ट और दैट आइटम और दैट मटेरियल। जैसे कि लकड़ी को फॉर्म बदलकर अपन ने टेबल बना दिया, लकड़ी का चेयर बना दिया, राइट? ऐसा फॉर्म चेंज करके भी हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, कुछ तो वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं यूटिलिटी, राइट? तो पहला चेंजिंग द फॉर्म, एग्जांपल लॉग ऑफ वुड इनटू अ टेबल, दिस इज कॉल्ड यूटिलिटी ऑफ फॉर्म, और फॉर्म यूटिलिटी भी बोलते थे अपन इसको। दूसरा क्या था? प्लेस यूटिलिटी। एक जो कोई कमोडिटी फॉर एग्जांपल ग्राउंड के नीचे दबी हुई है, नेचुरल रिसोर्सेस, उसको एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाट? प्रोडक्शन। क्योंकि इसमें भी अपन क्या कर रहे हैं? कुछ तो मतलब बेसिकली प्लेस यूटिलिटी उसमें ऐड कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। जमीन के नीचे क्या कुछ वो यूजफुल है क्या? रिसोर्सेस नहीं है, उसको अपन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो यूजफुल रहेंगे अपने लिए। सिमिलरली
कोई बगीचे से या फिर कोई गार्डन से या फिर कोई अपन ऐसा बोले कोई फील्ड से, जैसे कश्मीर में बहुत ज्यादा एप्पल्स प्रोड्यूस होते हैं बट पूरे के पूरे वहां कंज्यूम नहीं हो सकते, वहां से कहीं और ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं फॉर कंजम्पशन, तो इट इज ऑल्सो व्हाट, एडिशन ऑफ प्लेस यूटिलिटी. एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम where they give little or no satisfaction, it is also production. और we can say place utility ऐड करके अपन प्रोडक्शन ही कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन कर रहे हैं. प्रोडक्शन में अलग अलग टाइप से बाय क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज, एक तो फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी अपन ने देखा. तीसरा क्या था, टाइम यूटिलिटी, जिस टाइम पर वो चीज चाहिए उस टाइम पर अवेलेबल कराना. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, राइट. और वी कैन से प्रोडक्शन, जैसे कि सीजनल फ्रूट्स कुछ ही टाइम पर कुछ ही सीजन्स में मिलते हैं, स्ट्रॉबेरीज जैसे, राइट, हर एक सीजन में नहीं मिलती, बट उसको कैन करके प्रिजर्वेटिव्स वगैरह थोड़े से ऐड करके अपन कैंड फूड्स अपने को अब आजकल थ्रू आउट द ईयर सारी चीजें मिल जाती है, राइट, पैकेज्ड वाली, या फिर मेकिंग अवेलेबल मटेरियल्स एट टाइम्स व्हेन दे आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल. जैसे फूड ग्रेन्स वगैरह भी दे आर स्टोर्ड अंटिल नेक्स्ट हार्वेस्ट. कोई भी एक चीज जो नॉर्मली उस टाइम पर अवेलेबल नहीं होती बट उसको अपन ने स्टोर करके रखे, जिस टाइम पर जरूरत है उस टाइम पर अवेलेबल कराए, इट इज ऑल्सो व्हाट वी कैन कॉल एडिशन और क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी. एंड लास्टली, मेकिंग यूज ऑफ पर्सनल स्किल्स इन द फॉर्म ऑफ सर्विसेज लाइक दोज ऑफ ऑर्गेनाइजर, मर्चेंट्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स. ये लोग भी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, पर्सनल स्किल्स बेस्ड सर्विसेज, दे आर ऑल्सो क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी, एंड अल्टीमेटली वी कैन से दैट इट इज ऑल्सो अ प्रोडक्शन. फंडामेंटल पर्पस क्या है प्रोडक्शन का, बस कि इट हैज टू क्रिएट अ यूटिलिटी. फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी या फिर पर्सनल स्किल्स, कुछ भी, सब कुछ कवर्ड उसमें रहेगा. अगेन ये वाली चीज यहां पर नीचे वही बोलते हैं कि सिर्फ अपन गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, सिर्फ वही प्रोडक्शन में नहीं आता, सर्विसेज भी प्रोडक्शन में आती है. नीड नॉट नेसेसरली इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ फिजिकल इनपुट्स इनटू फिजिकल आउटपुट्स. सर्विसेज like lawyer, doctor, musician, consultants, etc. involves intangible inputs to produce intangible output. But production does not include work done by the household out of love and affection. Love and affection के मतलब out of love and affection household में, जैसे अपने लिए अपनी मदर खाना बनाती है, right? तो वो it is not considered in production. It is not basically a economic activity. ठीक है. वॉलेंट्री सर्विसेज, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अपन कुछ कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो वो चीजें प्रोडक्शन में नहीं आएंगी. इंटेंशन टू एक्सचेंज इन द मार्केट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन. देन उसके बाद में अपन आए थे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे. कौन से 4 फैक्टर्स है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, which we call as inputs which a firm buys for use in its production process. ये चारों के बारे में थोड़ी बहुत अपन ने फीचर्स, डिटेल्स देखी थी. लैंड जो है, लैंड क्या था? लैंड सिर्फ जो अपना फिजिकल मतलब ग्राउंड है उसको लैंड सिर्फ नहीं बोलते थे, लैंड में बाकी भी सारी चीजें आती थी, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेस, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, वाटर, एयर, लाइट, नेचुरल वेजिटेशन, ये सारी चीजें भी लैंड में कवर होती है. That is all free gifts of nature are covered under the term land. इसके अगर अपन फीचर्स देखें तो क्या थे लैंड के, कि लैंड इज अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर. वी डोंट नीड टू मेक एनी पेमेंट फॉर द यूज ऑफ लैंड. सारे रिसोर्सेज अपने को फ्रीली अवेलेबल है. सप्लाई इसका कैसा है? फिक्स्ड है, लिमिटेड है. नेचुरल रिसोर्सेज या लैंड, अगर अपन स्ट्रिक्ट सेंस में एकदम लैंड भी बोले तो उसका भी सप्लाई जो है फिक्स्ड है, राइट. इसमें एक और चीज उन्होंने बोली थी कि टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी. अगर अपन पूरे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडिया की अगर अपन बात करें तो इंडिया में जितना लैंड है वो फिक्स ही है, बरोबर. उसका जो है मतलब प्राइस कम ज्यादा कुछ वो उससे मतलब फर्क नहीं पड़ेगा बेसिकली सप्लाई पे. सप्लाई बेसिकली उसका क्या है? इनइलास्टिक है. प्राइसेस बढ़ जाए, कम हो जाए, प्राइसेस बढ़ भी गई तो भी सप्लाई बढ़ पाएगा क्या उसका? नहीं बढ़ेगा, राइट. तो इसलिए उसको बोलते हैं कि इट इज परफेक्टली इनइलास्टिक. पर अगर अपन बात करें फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन सिंगल फर्म, तो उसके लिए भी वैसे तो देखा जाए तो लिमिटेड ही रिसोर्सेस है,
पर क्योंकि एक फर्म बहुत छोटा सा एलिमेंट है तो उसके लिए इट इज रिलेटिवली इलास्टिक। उसको बेचने, अगर वो ज्यादा प्राइस कोट करे कि भाई मैं ज्यादा प्राइस पे करने को तैयार हूं, तो उसके लिए सप्लाई बढ़ जाएगा, लोग ज्यादा बेचने के लिए उसको तैयार हो जाएंगे, राइट? इसलिए इट इज सेड दैट कि रिलेटिवली इलास्टिक फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म है, अल्टीमेटली फिक्स्ड, अल्टीमेटली पूरे इकोनॉमी के व्यू से इन इलास्टिक ही रहेगी परफेक्टली। बट एक पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो अपने लिए, एक पर्सन के लिए पूरे इंडिया की लैंड ऐसा है काइंड ऑफ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए उसको थोड़ा सा रिलेटिवली इलास्टिक बोलते हैं। वो लैंड जो है वो परमानेंट है, इंडिस्ट्रक्टिबल है, राइट, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, लैंड हैज सर्टेन ओरिजिनल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पावर्स। लैंड जो है वो पैसिव फैक्टर है, खुद से कुछ नहीं कर सकता वो, उस पर जब तक कि बाकी फैक्टर्स अप्लाई ना करे, अपना एक्सर्शन या फिर जो भी प्रोसेस है उस पर अप्लाई नहीं की जाए, ह्यूमन एफर्ट्स जब तक नहीं करेंगे, लैंड खुद से कुछ चीज प्रोड्यूस नहीं कर पाता। लैंड जो है वो इमोबाइल है, ज्योग्राफिकली जहां है वहीं है, राइट, इट कैनॉट बी शिफ्टेड फिजिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लैंड के मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं, कोई मे भी खेती के लिए यूज करे, अगर अपन स्ट्रिक्ट सेंस में लैंड की बात करें, कोई खेती के लिए यूज कर सकता है, कोई फैक्ट्री बनाने के लिए यूज कर सकता है, कोई चीज के लिए यूज कर सकता है। और लैंड इज ऑल्सो हेटेरोजीनियस, फर्टिलिटी अलग अलग रह सकती है लैंड की, लैंड अलग अलग टाइप्स के रह सकते हैं, ऐसे सब रह सकता है। दैट वॉज लैंड। लैंड के बाद में दूसरा फैक्टर वॉज लेबर। लेबर मतलब क्या था? एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेस is what is termed as labor with a view to secure an income apart from pleasure derived। मतलब मैं कोई काम कर रहा हूं सिर्फ अपने खुशी के लिए, तो वो लेबर में आएगा क्या? नहीं, वो प्लेजर के अलावा अगर मैं कुछ इनकम सिक्योर करने के लिए कुछ अपना मेंटल या फिजिकल एक्सर्शन कर रहा हूं तो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर लेबर। requires use of physical exertion or the skill or intellect. Now must be for motive of some economic reward, again same जैसा अपन ने ऊपर देखा था, out of love and affection अगर कोई चीज की जाती है तो it is not labor, it has to be with a motive of some economic reward, उसके अगेंस्ट में कुछ मिलने के लिए या फिर कोई चीज के लिए अपन ने जो है उस चीज को करते हैं। ऑनलाइन गाइस क्विकली कंफर्म करेंगे एक बार, आवाज स्क्रीन सब ठीक से आ रही है? ओके। फॉर दिस रीजन सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ अगर अपन बोले तो वो क्या लेबर में आएगा या नहीं आएगा? पर घर पे काम करने वाली अपनी मेड, हाउस हेल्प, उसकी सर्विसेज क्या लेबर में आएगी? आएगी, क्योंकि उसको अपन कुछ पेमेंट के अगेंस्ट मतलब काम कराते हैं। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर क्या है? ह्यूमन एफर्ट है इन्वॉल्व इसमें, कनेक्टेड विथ ह्यूमन एफर्ट्स, whereas others are not directly connected with human efforts। ये जो लेबर ये फैक्टर है ये ह्यूमन एफर्ट से कनेक्टेड है, राइट? There are certain human and psychological factors considerations which may come up like leisure, fair treatment, favorable work environment, ये सब ह्यूमन कैपिटल को मिलना जरूरी है, या फिर लेबर को ये सारी चीजें मिलना जरूरी है। लेबर जो है पेरिशेबल है, जिस दिन का लेबर है उसी दिन अगर वो नहीं किया गया तो उसको बेसिकली स्टोर करके बाकी कभी यूज नहीं किया जा सकता। यहां पर एग्जाम्पल क्या लिया था अपन ने? जिस दिन की पढ़ाई उसी दिन करना जरूरी है। आज का 8 घंटे, 2 दिन का 8 घंटे छोड़ करके मैं तीसरे दिन जो है 25 घंटे पढ़ाई कर लूंगा या कर लूंगी, ये पॉसिबल है क्या? नहीं है। जिस दिन का लेबर उसी दिन यूज करना या फिर अप्लाई करना जरूरी होता है। लेबर कैन नॉट बी स्टोर्ड, इट इज हाईली पेरिशेबल। लेबर जो है वो एक्टिव फैक्टर है, जैसा लैंड जो है कौन सा था? पैसिव फैक्टर था, लेबर जो है एक्टिव फैक्टर है। लेबर इनसेपरेबल है फ्रॉम द लेबरर, लेबर में से अलग से निकाल के उसका लेबर बेचा जा सकता है क्या? उसकी मेहनत बेची जा सकती है क्या? नहीं, वो लेबर को खुद को कुछ करना पड़ेगा, राइट? उस पर्सन को, लेबरर को वहां पर रहना पड़ेगा, उसको खुद को कुछ करना पड़ेगा, तभी वो होगा। लेबर पावर डिफर्स फ्रॉम लेबरर टू लेबरर, हर एक लेबर सेम रहेगा ऐसा जरूरी नहीं है, सबकी स्किल्स अलग अलग रह सकती है, क्वालिटीज, कैरेक्टरिस्टिक्स, वर्क एनवायरनमेंट, इंसेंटिव सबके अलग अलग रहेंगे। लेबर इज हेटेरोजीनियस।
उनकी पावर, उनकी एफिशिएंसी सब कुछ अलग अलग रहेगी. इट वुड डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. ऑल लेबर्स में नॉट बी प्रोडक्टिव. जरूरी नहीं कि हर लेबर प्रोडक्टिव ही रहेगा, कोई कोई नॉन प्रोडक्टिव भी रह सकते हैं. एंड लेबर की पुअर बार्गेनिंग पावर रहती है. क्यों रहती है पुअर बार्गेनिंग पावर? क्योंकि वो पेरिशेबल होता है, राइट? उसको उस दिन के लिए जो मिल रहा है उसी में काम करना पड़ेगा. वो ऐसा नहीं बोल सकता कि नहीं करता. वो अगर उसने नहीं बोल दिया तो फिर वो क्या करेगा उस दिन, राइट? उसको कुछ मिलेगा ही नहीं. उसको जो मिल रहा है जैसा इसमें, उसको उस दिन का उस दिन काम करना जरूरी है. लेबर इज मोबाइल. लैंड इमोबाइल था, लेबर क्या है? मोबाइल है. कैन मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर और वन प्लेस टू अनदर. पर रियलिटी में थोड़े बहुत ऑब्स्टेकल्स रहते हैं इसमें. देन नो रैपिड एडजस्टमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ लेबर टू द डिमांड फॉर इट. मतलब लेबर की प्राइसेस बढ़ गई अगर, तो एकदम से अपन लेबर बढ़ा नहीं सकते. जितने लेबर है, जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे. इट माइट इंक्रीज बट इट विल हैपन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. एकदम से इमीडिएटली सप्लाई नहीं बढ़ सकता उसका. नो रैपिड एडजस्टमेंट. चॉइस बिटवीन आवर्स ऑफ लेबर एंड आवर्स ऑफ लीजर. ये क्या पॉइंट था, याद है क्या? बैकवर्ड बेंडिंग लेबर सप्लाई कर्व. लेबर जो है पहले जो है उसको अगर 100 रुपए घंटा मिलता था तो 8 घंटे काम करता था, 800 रुपए मिलते थे उसको. अब अगर उसका लेबर का रेट जो है वो 200 रुपए कर दिया गया तो वो पहले हो सकता है प्राइस बढ़ा तो थोड़ा बहुत लेबर बढ़ाए, और फिर बाद में 300 रुपए हो गया अगर उसका पर आवर का वेजेस, तो वो क्या सोचता है कि भाई मेरे को पहले 8 घंटे काम करके 800 रुपए मिल रहे थे, अब मेरे को 3 घंटे काम करके 900 रुपए मिल जा रहे हैं. क्यों मैं और ज्यादा की मगजमारी करूं और क्यों काम करूं, राइट? तो प्राइस बढ़ने से सप्लाई बढ़ाने की जगह थोड़ा सप्लाई अपना कम कर देता है. लीजर टाइम बढ़ा देता है और उसकी वजह से जो लेबर सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग हो जाती है. देन नेक्स्ट इज कैपिटल. कैपिटल मतलब क्या था? वी में डिफाइन कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ. वेल्थ जो एक है ये बड़ा टर्म है. वेल्थ का एक पार्ट है कैपिटल. कैपिटल इज बेसिकली अ थिंग विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस फर्दर कैपिटल और फर्दर गुड्स एंड एवरीथिंग. प्रोड्यूस करने के लिए जो भी चीज यूज की जाती है, इट कैन बी टर्म्ड एज कैपिटल. इट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट विच यील्ड्स पीरियोडिकल इनकम. ऐसी कोई चीज जिससे अपने को पीरियोडिकल इनकम अपन जनरेट कर सकते हैं, विच इज अ फ्लो कॉन्सेप्ट बेसिकली, राइट? फॉर एग्जांपल मशीनरी को यूज करके अपन उससे प्रोडक्शन कर करके गुड्स प्रोड्यूस करके इनकम जनरेट कर सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड वेल्थ क्या है? वेल्थ रेफर्स टू ऑल दोज गुड्स एंड ह्यूमन क्वालिटीज विच आर यूजफुल इन प्रोडक्शन एंड विच कैन बी पास्ड ऑन फॉर वैल्यू. ओनली अ पार्ट ऑफ दीज इज कॉल्ड कैपिटल. वेल्थ में सारी चीजें आ जाती है बेसिकली. मेरी मतलब धन संपत्ति दौलत सब कुछ, मेरे वैल्यूज वगैरह उसमें वो भी आ जाते हैं, राइट? बट कैपिटल में जो चीज अपन सिर्फ यूज कर सकते फॉर फर्दर प्रोडक्शन वो सिर्फ उसमें आती है, राइट? अच्छा, वेल्थ में विच कैन बी पास्ड ऑन फॉर वैल्यू. मतलब कोई ऐसा बोल सकता है कि भाई मेरी वेल्थ, मेरी जो मतलब अपन बोलते हैं ना कि मेरी धन संपत्ति मेरी वैल्यूज भी है, राइट? ऐसा बोलने के लिए वेल्थ में आ सकता है. बट इकोनॉमिक्स में अगर अपन बात करें तो कैन इट बी पास्ड ऑन फॉर अ वैल्यू? क्या अपन उसको बेच सकते हैं क्या? मेरी वैल्यूज अगर है, मैं अपन बोलूं नहीं मेरी मतलब ये परंपरा है, मेरा मान सम्मान है, उसको मैं बेच सकता हूं क्या? नहीं बेच सकते. तो इट इज नॉट कंसिडर्ड इन वेल्थ. बेसिक पॉइंट इज वेल्थ कैपिटल. वेल्थ बड़ा टर्म है, वेल्थ का एक पार्ट है कैपिटल विच कैन बी यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन इज बेसिकली कैपिटल. It is produced means of production or a man-made instrument of production. जो man-made production, man-made instrument है, जैसे कि डैम्स हो गए, रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, मशीनरी हो गई, ये सारी चीजें कैपिटल में आती है. कैपिटल इज नॉट अ प्राइमरी और ओरिजिनल फैक्टर. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मैन बाय वर्किंग विद द नेचर. कैपिटल जो है वो प्राइमरी सोर्स नहीं है. जैसे कि लैंड अपना क्या है? प्राइमरी सोर्स है, राइट? पर लैंड या फिर नेचुरल रिसोर्सेस को या फिर बाकी सारे रिसोर्सेस को जब क्या बोलते हैं अपन, लेबर उस पर एग्जर्ट किया जाता है और कुछ तो भी गुड्स बनाए जाते हैं, कुछ कैपिटल गुड्स बनाए जाते हैं, तो उसके थ्रू कैपिटल बनता है. मशीन, फैक्ट्रीज, डैम्स, कैनल्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट एक्सेट्रा. कैपिटल के टाइप्स देखे थे अपन ने. फिक्स्ड कैपिटल, सर्कुलेटिंग कैपिटल. फिक्स्ड कैपिटल मतलब क्या था?
which is durable, series of service over a period of time. टूल्स, मशीनरीज, डैम्स, रोड्स, ब्रिजेस, इसको अपन बहुत सारे बार यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम तक यूज कर सकते हैं. वर्सेस सर्कुलेटिंग कैपिटल क्या होता है? सर्कुलेटिंग कैपिटल जो बस एक ही बार यूज हो सकता है, सिंगल यूज. जैसे कि सीड, राइट, रॉ मटेरियल एक बार अपन ने यूज कर लिया कि बस वापस से उसको यूज कर सकते क्या? उसका तो फिनिश गुड बन गया है, उस सीड में से तो झाड़ निकल गया है, वापस से उसको यूज नहीं किया जा सकता. रियल कैपिटल मतलब फिजिकल गुड्स, ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन स्किल एंड एबिलिटी. टेंजिबल कैपिटल मतलब perceived by senses, whereas intangible is in the form of certain rights, benefits which cannot be perceived. जैसे copyrights, goodwill, patents, कुछ भी ऐसे rights वगैरह होते हैं, they are intangible capital. Tangible capital मतलब जिसको छू सकते हैं अपन, देख सकते हैं, जैसे मशीनरी वगैरह, ये सब आते हैं tangible capital में. Individual capital is personal property owned by the individual or a group of individual. Social capital on the other hand which belongs to the society, जैसे roads, bridges, parks, ये सारी चीजें. कैपिटल फॉर्मेशन क्या था? 3 स्टेजेस याद है क्या इसकी? इन्वेस्टमेंट, सेविंग, मोबिलाइजेशन या चैनलाइजेशन जिसको अपन बोलते थे, और अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट. Capital formation means sustained increase in the stock of real capital. Capital formation मतलब क्या? कि जो अपना real capital का stock है उसमें और further increase. This is what capital formation. It involves production of more capital goods, more machineries, more tools, more factories used for further production. Capital formation को ही और क्या बोलते हैं? Investment. Okay? और ये investment कैसे होगी? इन्वेस्टमेंट के लिए पहले शुरुआत में जरूरी क्या है? सेविंग के बाद में मोबिलाइजेशन या चैनलाइजेशन, और अल्टीमेटली उसका सेविंग. ऑब्वियसली अपने को अगर कुछ चीज सेव करना है आगे, मतलब अगर अपने को अल्टीमेटली इन्वेस्ट करना है तो शुरुआत में सेव करना पड़ेगा. सेव करना है तो करंट इनकम में से कुछ सेव करना पड़ेगा, बरोबर? तभी अपने को करंट कंजम्पशन जो है उसको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी सेविंग हो पाएगी. 3 मेन स्टेजेस, जैसे अपन ने बोला सेविंग, इट इज द एबिलिटी टू सेव डिपेंड्स अपॉन द इनकम. अब कौन पर्सन कितना सेव करता है वो डिपेंड करेगा उसकी इनकम पर. अगर ज्यादा इनकम है तो ज्यादा सेव करेगा, कम इनकम है तो कम सेव करेगा जनरली. ये जो है जनरली सेविंग, ये देखी जाती है पूरे इकोनॉमी के लेवल पर. एक बंदे के सेविंग करने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, पूरी इकोनॉमी में कितनी सेविंग हो रही है, क्या हो रही है वो. अच्छा, एबिलिटी टू सेव एक चीज हो गई, बट इसके साथ में एक और चीज क्या चाहिए? विलिंगनेस टू सेव. पैसा बहुत है बट अगर सेव करने का विलिंगनेस ही नहीं है तो सेविंग नहीं हो पाएगी. विलिंगनेस काय पे डिपेंड करती थी? उस इंडिविजुअल का कैसा क्या मतलब कंसर्न है फ्यूचर को लेकर के. उसको अगर बहुत ही वो पेसिमिस्टिक है तो ज्यादा सेव करेगा या कम सेव करेगा? पेसिमिस्टिक है, उसको लगता है फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, खराब हो सकता है, तो फ्यूचर के लिए सेव ज्यादा करेगा. बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि नहीं ठीक है अभी का अभी खर्चा कर देते तो कम सेव करेगा, राइट. प्लस गवर्नमेंट भी इसमें एक रोल प्ले करती है. गवर्नमेंट ने कुछ इंसेंटिव्स दिए आपको, अगर सेविंग पे टैक्स कम कर दिया सेविंग पे वगैरह कुछ, तो उस हिसाब से सेविंग बढ़ जाएगी, नहीं तो सेविंग कम हो जाएगी. सेविंग वॉज द फर्स्ट पॉइंट. सेविंग के बाद में अपन ने फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में सेव कर दिया तो उससे डायरेक्टली कैपिटल बन जाएगा क्या? नहीं बनेगा. फॉर एग्जाम्पल अपना स्टार्टिंग पॉइंट है सेविंग, अपने को अल्टीमेटली बनाना है रोड्स, जैसे समृद्धि महामार्ग वगैरह वगैरह अपन सुनते हैं. इसके लिए पैसा कहां से आता है? बैंक्स के थ्रू. बैंक्स के पास में पैसा कहां से आता है? अपन लोग जो सेव करते, राइट. बैंक जो है उस सेविंग्स को क्या करती है? चैनलाइज करती है या मोबिलाइज करती है. जिन लोगों को बनानी है वो चीज, उन लोगों को वो पैसा देती है, राइट, विच इज कॉल्ड मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स. The saved money should enter into circulation and facilitate capital formation. Appropriate financial products institution is necessary. प्रॉपर बैंकिंग का सिस्टम होना जरूरी है इस चीज के लिए, क्योंकि जो मोबिलाइजेशन या चैनलाइजेशन जो होता है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट इज बैंक्स के थ्रू ही होता है. They collect public savings
and take them to the investors. For example, Mr. A, Mr. B, Mr. C, और यहां पर है नितिन गडकरी जी, इनको रोड बनाना है, ठीक है। यहां पर ये लोग सेव करेंगे बैंक में, बैंक जो है ये पैसा नितिन गडकरी को उनको देंगे और वहां पर ये पैसा यूज करके वो रोड बनाएंगे, बरोबर। द स्टेट इंपॉर्टेंट एंड पॉजिटिव रोल इन फिस्कल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स, अगेन मोबिलाइजेशन में भी वो वापस से ऊपर वाला पॉइंट ही बोल रहे हैं कि स्टेट का भी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर वो फिस्कल एंड मॉनेटरी इंसेंटिव्स फेवरेबल लाएंगे तो ज्यादा वहां पर सेविंग होगी, ज्यादा जो है उसका मोबिलाइजेशन होगा। और अल्टीमेटली जो ये पैसा यहां पर जब कन्वर्ट हो जाता है, जैसा यहां पर अपने एग्जांपल में, व्हेन दिस पैसा इज कन्वर्टेड इनटू रोड्स, तो इट इज कॉल्ड व्हाट? इन्वेस्टमेंट। When real savings get converted into real capital assets, it is what? Investment. Process of capital formation gets completed at that point of time. लास्ट वाला एलिमेंट अपना क्या था, या फिर लास्ट वाला इनपुट क्या था? एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों मिल करके अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, राइट? जब तक कि एंटरप्रेन्योर उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करे, प्रॉपरली मैनेज करे। There must be some factor which mobilizes these factors, combines them in the right proportion, initiates the process of production, bears the risk involved in it. This factor is known as entrepreneur, also called the organizer or the manager or the risk taker. Now, entrepreneur के functions क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो initiating business enterprise and resource coordination. एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है? बिजनेस एंटरप्राइज इनिशिएट करता है, बनाता है, राइट? रिसोर्सेस पूरे साथ में लाता है, कोलेट करता है, कोऑर्डिनेट करता है कि मेरे को इतना लैंड, इतना लेबर, इतना कैपिटल चाहिए, ये चीज इतनी प्रोड्यूस करनी है, बरोबर। यहां पर मेरे को इतनी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक्चुअल जो इनिशिएट करता है वो कौन है? एंटरप्रेन्योर। सेंसेस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, डिसाइड्स ऑन द स्केल, कितना स्केल पे प्रोडक्शन करना है, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन सबको साथ में ला करके एंटरप्रेन्योर जो है हायर करता है इनको फैक्टर्स को, बाकी फैक्टर्स को, उनको पेमेंट करता है। लैंड, लेबर, कैपिटल को क्या पेमेंट करेगा वो? वेजेस, इंटरेस्ट और रेंट, राइट? अगर कुछ आखिरी में पूरे प्रोसेस में सरप्लस बचता है तो इट एक्रूज टू द एंटरप्रेन्योर व्हिच इज प्रॉफिट। वो हमेशा सर्टेन रहता है क्या? नहीं, प्रॉफिट इज नॉट सर्टेन, ही मे इनकर लॉस, बट फैक्टर्स को जो है पेमेंट उनका मिल जाता है। फैक्टर्स को जो रेंट, इंटरेस्ट और क्या बोलते हैं अपन, वेजेस, ये जो है वो उनको फिक्स पेमेंट मिलता है। दूसरा फंक्शन एंटरप्रेन्योर का क्या है? रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सक्सेस एंड सर्वाइवल लाइज विद द एंटरप्रेन्योर। बिजनेस चालू किया, जरूरी नहीं कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा या फिर सक्सेसफुल ही होगा बिजनेस। देयर इज रिस्क, देयर इज अनसर्टेनिटी। हो सकता है इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आ जाए, हो सकता है प्लान्स जैसे सोचे थे वैसे वर्क ना करें, कॉस्ट स्ट्रक्चर, फैशन जो अपन ने फोरकास्ट किया था लोगों का कि ऐसे ऐसे इतना डिमांड होगी, नॉट नेसेसरी कि वैसा ही हो। ये सब रिस्क एंड अनसर्टेनिटी भी कौन बियर करता है? एंटरप्रेन्योर बियर करता है। डिमांड, कॉस्ट स्ट्रक्चर, फैशन, टेस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज, टैक्सेशन, क्रेडिट इंटरेस्ट रेट may change. All these may lead to losses. The entrepreneur has to bear these financial risk. ये फाइनेंशियल रिस्क हो गई। उसके अलावा टेक्नोलॉजिकल रिस्क भी वो बियर करता है। इन्वेंशन, इनोवेशन के वजह से अगर वो कोई फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी लगा करके काम कर रहा है, नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उसकी टेक्नोलॉजी तो अब पुरानी हो गई, ऑब्सोलीट हो गई, राइट? हो सकता है उसकी टेक्नोलॉजी के गुड्स कोई ना खरीदे। ऐसी सारी रिस्क भी वो बियर करता है। अब इसमें से कुछ रिस्क जो है वो इंश्योरेबल होती है, जैसे रिस्क ऑफ फायर, रिस्क ऑफ थेफ्ट, इसके अगेंस्ट इंश्योरेंस लिया जा सकता है, इन रिस्क को जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। बट देयर आर सर्टेन अदर रिस्क जिनको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, जैसे चेंजेस इन डिमांड, चेंजेस इन टेस्ट ऑफ कस्टमर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज। एक और इंपॉर्टेंट लाइन आखिरी में क्या बोलते हैं वो कि रिस्क बियरिंग कैन नॉट बी डेलीगेटेड।
एक एंटरप्रेन्योर अपने सारे काम अपने मैनेजर्स को डेलीगेट कर सकता है, बट रिस्क बियरिंग किसी को ट्रांसफर डेलीगेट नहीं कर सकता, एक्सेप्ट फॉर दैट इंश्योरेंस, और किसी को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। एक और फंक्शन क्या होता है, थर्ड वाला, इनोवेशन। कंप्यूटर भाई साहब क्या बोलते हैं कि मेन फंक्शन एंटरप्रेन्योर का क्या है, टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस इनोवेशंस, दैट इज कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ अ न्यू आइडिया और इन्वेंशन, नए प्रोडक्ट्स, नए डिवाइसेस, बेहतर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, नए नए प्रोडक्ट्स, नए नए अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स, ये सब बनाना, इनोवेट करना, ये भी एंटरप्रेन्योर का ड्यूटी रहता है, इज टू कंटिन्यूअसली इंट्रोड्यूस न्यू इनोवेशंस। Innovation may yield profits for a short time. Widely adopted by others, the profit disappear. देखो एक और ये पॉइंट क्या बोलता है कि जो अपन फॉर एग्जाम्पल एंटरप्रेन्योर ने कोई नई चीज इनोवेट की, तो उसके वजह से उसको जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होगा वो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि कोई नई चीज आ गई मार्केट में तो बाकी के लोग जल्दी से उसको कॉपी कर लेते हैं, और जब तक दूसरे लोग कॉपी नहीं कर पाते तब तक के लिए ही उस पर उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा। हर किसी का मतलब हर किसी की कैपेबिलिटी नहीं होती पूरा अच्छे से सब कुछ इन्वेंट करने का या फिर इनोवेशन करने का, ओनली फ्यू इंडिविजुअल्स आर केपेबल। तो तीन इसके कौन से मेन हो गए फंक्शंस एंटरप्रेन्योर के, इनोवेशन, रिस्क बियरिंग और अनसर्टेनिटी बियरिंग, एंड तीसरा इनिशिएटिंग बिजनेस एंटरप्राइज एंड रिसोर्स कोऑर्डिनेशन। नाउ एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव एंड कंस्ट्रेंट्स। एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अगर अपन इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक ही अपने को ऑब्जेक्टिव दिखता है, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बट एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे या फिर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज नॉट द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, देयर आर सर्टेन अदर ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन एंड नेशनल। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, बेसिक मिनिमम ऑब्जेक्टिव इज टू सर्वाइव और टू स्टे अलाइव। पैसा कमाना है, प्रॉफिट कमाना है, बट वो कब कमा पाएंगे, जब अपन एक्चुअली मार्केट में टिक पाएंगे। बेसिक सर्वाइवल ही अगर वो नहीं कर पा रहा है बिजनेस, तो फिर कहां आगे चल के प्रॉफिट कमाएगा। पहली चीज इज टू इंश्योर द बेसिक सर्वाइवल, वो मार्केट में टिक पाए, उसके बाद में फिर आगे जो है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की बात करेंगे। दैट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव। ओनली इफ इट इज एबल टू रिकवर इट्स कॉस्ट। वो ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव कब फुलफिल हो पाएगा, अगर वो अपनी कॉस्ट रिकवर कर पा रहा है तो। बहुत टाइम तक लॉस में कोई भी बिजनेस नहीं चल पाता, इट विल बी फोर्स्ड इनटू बैंक्रप्सी। वंस एश्योर्ड ऑफ इट्स सर्वाइवल, इट विल एम एट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। नाउ ये आर.एल. मरीस, इन्होंने थ्योरी में क्या बोला था, इनकी थ्योरी में कि मैनेजर्स जो है उनका गोल क्या रहता है, is to maximize firm's balanced growth rate. Managers is judged by their performance in promoting the growth or expansion. एक एंटरप्रेन्योर जो है बेसिकली वो काय पे फोकस करता है, या फिर जो स्टेक होल्डर्स है वो काय पे फोकस करता है, प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। बट मैनेजर्स जो है वो काय पे फोकस करते हैं, ग्रोथ रेट, सेल्स, ऑफिसेस, जॉब सिक्योरिटी, इन सारी चीजों पर। ओनर्स वांट प्रॉफिट, कैपिटल, मार्केट शेयर। मैनेजर्स वांट टू मैक्सिमाइज सैलरी, पावर, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। There is some degree of conflict, but Morris argues that both of them are positively related. Actually मतलब वैसे देखा जाए तो दोनों के ऑब्जेक्टिव थोड़े थोड़े अपने को अलग दिख सकते हैं, बट फर्म में अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो लोगों की सैलरी बढ़ेगी, राइट? तो अल्टीमेटली वो दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे से रिलेटेड ही रहते हैं। दूसरा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो अपने को पता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ मोस्ट बेसिक assumption. Firm determines prices and outputs to maximize the profit. Not only investors but creditors and employees के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड एवरीथिंग। क्रेडिटर्स आर रिलेक्टेंट टू लेंड टू एन एंटरप्राइज नॉट मेकिंग द प्रॉफिट्स। जो कोई एंटरप्राइज अगर प्रॉफिट नहीं कर रहा है तो उसको क्रेडिटर्स भी पैसे देने के लिए थोड़े हिचकिचाते हैं।
सैलरीज, वेजेस, परक्यूसाइड्स कम ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। सैलरीज वगैरह ये भी कहां से आ पाएगी? सिर्फ प्रॉफिट से ही आ पाएगी। तो बेसिक एकदम मेन ऑब्जेक्टिव अगर अपन बोले तो वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही होता है या फिर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ही होता है। नाउ ये वाला पैराग्राफ अगेन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था। ये क्या बोलता था? अबाउट द इकोनॉमिक प्रॉफिट, अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड इकोनॉमिक प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट में कौन सी चीजें आती थी? दोनों के लिए देखो, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक, अकाउंटिंग प्रॉफिट या इकोनॉमिक प्रॉफिट, दोनों का अल्टीमेटली टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, यही प्रॉफिट रहता है, बरोबर। पर अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए टोटल कॉस्ट में सिर्फ एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स आते हैं, पर इकोनॉमिक प्रॉफिट में एक्सप्लिसिट प्लस इंप्लिसिट दोनों भी कॉस्ट्स आते हैं। Economic profit is the difference between total revenue and total cost, but here total cost includes explicit as well as implicit costs. Accounting only considers explicit costs, while economic profit reflects explicit and implicit costs. That is the cost of self-owned factors used by the entrepreneur. अगर एकदम सिंपल टर्म में बोले तो explicit cost में अपना क्या आता है? इंटरेस्ट, वेजेस एंड रेंट। पर इसमें अगर अपन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऐड कर दे, नॉर्मल प्रॉफिट ऐड कर दे, तो वो अपना बन जाता है टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है, मतलब मैं फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योर, मैं यहां पर इतना अपना टाइम दे रहा हूं, इतना पैसा लगा रहा हूं, तो मेरे को इस पे इतना नॉर्मल रिटर्न तो मिलना ही चाहिए, राइट। इसके अलावा और कुछ मिलता है तो फिर मैं उसको अपना प्रॉफिट समझूंगा। तब तक के लिए आई हैव जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट भी कॉस्ट का ही पार्ट बन जाता है इन इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो क्या अपन ऐसा बोल सकते हैं इकोनॉमिक प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट? हाँ या ना? सिंस इकोनॉमिक प्रॉफिट इज जनरली लोअर देन द अकाउंटिंग प्रॉफिट, अपना जो अकाउंटिंग प्रॉफिट इकोनॉमिक प्रॉफिट है वो हमेशा थोड़ा कम रहेगा। कैसे? इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो कम रहेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट से, राइट? यस और नो? नहीं समझा? फॉर एग्जाम्पल मेरा इंटरेस्ट, रेंट और वेजेस, ये है मेरा 10 रुपए, ये है मेरा 15 रुपए और ये है मेरा 25 रुपए। टोटल कितना हो गया? 50। मेरा रेवेन्यू है 100 रुपीज, ठीक है। मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो एंटरप्रेन्योर को चाहिए वो है नॉर्मल रिटर्न, उसको चाहिए 20, ठीक है। अब यहां पर अकाउंटिंग प्रॉफिट कितना होगा? 100 माइनस 10 माइनस 15 माइनस 25, दैट इज 100 माइनस 50, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट हो जाएगा 50। बट इकोनॉमिक प्रॉफिट अगर कैलकुलेट करूंगा मैं, इकोनॉमिक प्रॉफिट कैलकुलेट करूंगा तो इट वुड बी 100 माइनस 50 माइनस 20, तो इट वुड बी 30। तो जनरली इकोनॉमिक प्रॉफिट जो है वो हमेशा अकाउंटिंग प्रॉफिट से कम ही रहेगा। Normal profit is a component of cost and therefore what business owners consider the minimum necessary to continue the business. Supernormal profit, also called the economic profit or abnormal profit, is over and above the normal profits. Then बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अगेन अपने अपने थोड़े बहुत जो है थियरीज दी है, एक बार उसको लगे तो पढ़ लेना, नॉट वेरी मच नेसेसरी। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज सीवियर क्रिटिसिज्म्स। H.A. साइमन ने, बॉमोल ने अलग अलग अपने इसमें अपने अपनी थियरीज दिया था। बॉमोल ने जैसे बोला था कि भाई प्रॉफिट नहीं, सेल्स मैक्सिमाइजेशन इज द मेन एम ऑफ द फर्म। सेल्स मैक्सिमाइज पहले करेंगे तो ही प्रॉफिट हो पाएगा। सेल्स रैंक्स अहेड ऑफ द प्रॉफिट्स, ऐसा सब उसने अलग अलग बोला गया था। वैसे A.A. बर्ले एंड G.C. मीन्स, उन्होंने क्या बोला था?
large business corporation is managed is large business corporations management is separated from the ownership and therefore managers enjoy discretionary powers to set the goals of the firm they manage. Again वही वाला पॉइंट कि मैनेजर्स का गोल अलग रहता है, ओनर्स का गोल थोड़ा अलग रहता है. दोनों की अपनी अपनी यूटिलिटी रहती है. मैनेजर्स की मैनेजर यूटिलिटी रहती है, ओनर्स की उनकी अपनी यूटिलिटी रहती है. दोनों अपनी अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने का ट्राई करते हैं. जैसे ओनर्स चाहते हैं प्रॉफिट एंड एवरीथिंग ये सब मैक्सिमाइज हो, वो उनकी यूटिलिटी है. मैनेजर्स चाहते हैं कि भाई अपनी सैलरी ये सब जो है वो मैक्सिमाइज हो, दैट इज मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन. द ऑब्जेक्टिव ऑफ यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन इज ऑफ टू टाइप्स, has been discussed in the context of two types of firms. एक तो पहली फर्म्स owned and managed by the entrepreneur himself. वहां पर वो अपने मनी प्रॉफिट्स पे भी फोकस करेगा, बट सिर्फ मनी प्रॉफिट्स नहीं, ऑल्सो सैक्रिफाइस ऑफ द लीजर. वो जो काम कर रहा है अपना, जो वहां पर एफर्ट्स डाल रहा है, वो चीजों को भी वहां पर वो मैक्सिमाइज करने को देखेगा. बट एकदम लार्ज कंपनीज में अगर अपन बात करें तो मैनेजर्स वगैरह काय पे फोकस करेंगे? प्रमोशन ऑफ सेल्स, मेंटेनिंग लैविश ऑफिसेस, लार्जर मेंबर ऑफ स्टाफ, सैलरी, इन सब पे वो फोकस करेंगे. ये कौन सा ऑब्जेक्टिव था अपना? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव. सोशल ऑब्जेक्टिव्स, देन कुछ सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं बिजनेस के. वो एक सोसाइटी में ऑपरेट करता है ऑब्वियसली बिजनेस, राइट? तो सोसाइटी के तरफ भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. जैसे सप्लाई ऑफ अनअडल्टरेटेड गुड्स, प्रॉपर क्वालिटी के गुड्स देना, प्रॉफिटेयरिंग नहीं करना, एंटी सोशल प्रैक्टिसेस कुछ नहीं करना, सबको एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना सोसाइटी में, कोई पोल्यूशन नहीं करना, एयर वाटर नॉइज, ये सारे सोशल ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं. वैसे ही कुछ ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स भी रहते हैं. ह्यूमन मतलब कौन? बेसिकली एम्प्लॉयज को यहां पर फोकस में बोल रहे हैं वो कि एम्प्लॉयज विच आर एम्प्लॉयड बाय द ऑर्गेनाइजेशन. ह्यूमन बीइंग्स आर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्सेस. उनके तरफ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि प्रोवाइड फेयर डील टू एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज को जो है फेयर डील मतलब प्रॉपर सैलरीज एंड एवरीथिंग देना चाहिए उन्होंने. उनके स्किल डेवलपमेंट एंड एबिलिटी डेवलपमेंट में हेल्प करना चाहिए. उनको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग और टू मेक जॉब कंटेंट्स इंटरेस्टिंग एंड चैलेंजिंग. ऐसा नहीं कि एकदम मोनोटोनस जॉब दे दिए, उनको एक्चुअली चैलेंजिंग एंड इंटरेस्टिंग जॉब प्रोफाइल्स देनी चाहिए टू सिक्योर देयर लॉयल्टी एंड सपोर्ट. एंड फर्दर कुछ नेशन के तरफ भी उनके ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि इनइक्वालिटीज को कम करने की ट्राई करे कोई भी बिजनेस, फेयर अपॉर्चुनिटी टू ऑल प्रोवाइड करे, प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू नेशनल प्रायोरिटीज, जो हमारी नेशन की प्रायोरिटीज है कि ये चीज की कमी है आज तो उस चीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करे, कंट्री को सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट बनने के लिए हेल्प करे, नए जो लोग हैं या फिर यंग जनरेशन है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे, प्रॉपर उनकी स्किल डेवलप करे, सो दैट आगे चल के वो भी प्रॉपरली बिजनेस सब कुछ डेवलप कर पाए. ऐसे जो है मल्टीपल हमारे पास में ऑब्जेक्टिव्स है. सोशल ऑब्जेक्टिव, नेशनल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स. यहां पर अपन ने एक और चीज पढ़ी थी कि ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कॉन्फ्लिक्टिंग, राइट? सोशल ऑब्जेक्टिव बोलता है कि आपने मिनिमम जो कॉस्ट लग रहा है, कम से कम कॉस्ट पे आपने जो है अच्छे से अच्छा गुड्स प्रोवाइड करना चाहिए. बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोल सकता है कि जितना आप पैसा चार्ज कर सकते हो उतना चार्ज करना चाहिए कस्टमर्स को. ऐसे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स या फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑब्जेक्टिव्स में रह सकते हैं. अभी जैसा अपन ने बोला था कि इकोनॉमिक्स की अगर अपन बात करें तो यहां पर मेन सिर्फ अपन एक ही ऑब्जेक्टिव कंसीडर करते हैं, कौन सा वाला? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. बाकी सारे ऑब्जेक्टिव्स है बट थियोरेटिकली है, बट यहां पर इकोनॉमिक्स में अपन सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ही मेन ऑब्जेक्टिव कंसीडर करते हैं. और इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में एंटरप्राइज को कौन से कंस्ट्रेंट्स आते हैं या फिर कौन सी दिक्कतें आती है? लैक ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन, जो सारी जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो प्रॉपरली फोरकास्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए, डिमांड कितनी होगी, क्या होगी, राइट? रिलेवेंट टेक्नोलॉजीज क्या है या क्या आने वाली है, इन सब का अगर नॉलेज नहीं रहा एंटरप्राइज के पास में तो वो प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा. अदर कंस्ट्रेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई कंस्ट्रेंट्स डाल दिया,
फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मोबिलिटी नहीं रहती है प्रॉपर, ट्रेड यूनियंस कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, लेबर बहुत परेशान करता है एंटरप्रेन्योर को, राइट, उसमें भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में दिक्कत आएगी। इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज रह सकती है, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स रह सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अपने को गुड्स जो है बना रहे हैं अपन, ट्रांसपोर्ट करना है, बट अपने पास में रोड्स ही अच्छे अवेलेबल नहीं है, बरोबर, उस केस में वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। पावर कट्स है, इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इन सब वजह से भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में दिक्कत आ सकती है। देन चेंजेस इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, हो सकता है कि डिमांड पहले जो अपन ने सोची थी वो एकदम चेंज हो जाए, हो सकता है कहीं पर वर्ल्ड में कोई रिसेशन कहीं पर आ गया, क्योंकि आजकल इकोनॉमी सब कनेक्टेड है, हो सकता है अपने यहां पर भी रिसेशन आ जाए जिसके वजह से अपना प्रॉफिट ज्यादा ना हो पाएगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज हो सकता है कुछ चेंज हो जाए, नेचुरल कैलेमिटीज हो सकता है कुछ आ जाए जिसके वजह से प्रॉफिट पे बहुत असर पड़ सकता है। एंड लास्टली इन्फ्लेशन, राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स, अनफेवरेबल एक्सचेंज रेट, रॉ मटेरियल, कैपिटल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इनके वजह से भी प्रॉफिट में दिक्कत या फर्क आएगा। देन एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स, एंटरप्राइज के बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं, फेसेस अ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। कौन से प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, जैसा अपन ने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स कॉन्फ्लिक्टिंग रह सकते हैं, तो उसको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी दे। रिलेटिंग टू लोकेशन एंड साइज ऑफ द प्लांट, मैं कौन सी जगह पर अपनी फैक्ट्री सेटअप करूं, कितनी बड़ी फैक्ट्री सेटअप करूं, कौन सी मतलब लेबर इंटेंसिव करूं या फिर कैपिटल इंटेंसिव करूं, लोकेशन किस हिसाब से डिसाइड करूं, जहां पर रॉ मटेरियल मेरे को इजीली मिल जाएंगे वहां पर रखूं या फिर दूर रखूं, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, मीडियम स्केल, कौन सी कितनी बड़ी फैक्ट्रीज। देन उसके अलावा रिलेटिंग टू सिलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस टू बी एम्प्लॉयड एंड टाइप ऑफ इक्विपमेंट टू बी यूज्ड। अगेन वही चीज कि कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर इंटेंसिव अपन ने कौन सी यूज करना चाहिए, इक्विपमेंट्स कौन से यूज करने चाहिए अपन ने। As a rule, production on large scale involves use of elaborate, specialized, complicated machinery and processes. उसके अलावा इक्विपमेंट्स कौन से करने हैं अपने को यूज, वो डिसाइड कर लिया, बट उसका प्रॉपर लेआउट क्या होना चाहिए, कहां पर कौन सी मशीन इंस्टॉल होनी चाहिए, राइट, वो सब भी उसको डिसाइड करना पड़ता है, उसका भी प्रॉब्लम उसको फेस होता है। देन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू फाइनेंस, सबसे मेन चीज बिजनेस का पैसा कहां से आएगा, क्या अपना कैपिटल का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, कितना मैंने लोगों से बाहर से मतलब मार्केट से उधार लेना चाहिए, कितना बैंक से लेना चाहिए, कितना खुद का पैसा लगाना चाहिए, या फिर इक्विटी अगर मैं मार्केट में रेस करूं तो वो कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिट उसके वजह से कितना होगा, मेरे को इंटरेस्ट कॉस्ट कितना लगेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रखना है, ये सब उसको एक्सपर्ट फाइनेंशियल प्लानिंग के थ्रू डिटरमाइन करना पड़ता है। एंड लास्टली प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू, नहीं नॉट लास्टली, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैं अपना ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहा हूं, उसमें कितने लोग रखूं, लोगों की हायरार्की कैसी रखूं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, उसके नीचे लोअर लेवल, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स रखूं, राइट, उन डिपार्टमेंट्स में इंटरकनेक्शन कैसा रहेगा, लिंकिंग कैसा रहेगा, सबकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। देन प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू मार्केटिंग, मार्केटिंग अगेन मेरा टारगेट कस्टमर कौन है, कौन से एरियाज पे मेरे को फोकस करना है, फिजिकल ज्योग्राफिकल एरियाज कौन सी मैं फोकस करूं, राइट, मार्केटिंग के लिए टूल्स कौन से यूज करूं, बेसिकली मेकिंग डिसीजंस रिगार्डिंग 4 P's, प्रोडक्ट, कौन सी वेराइटी का प्रोडक्ट, कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट, कौन से डिजाइन फीचर्स, ब्रांड नेम क्या रखूं, मार्केटिंग उसकी कैसे करूं, उसका प्रमोशन कैसे करूं, थ्रू पर्सनल सेलिंग, सोशल कॉन्टैक्ट्स, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, मतलब व्हाट्सएप के या फिर हो सकता व्हाट्सएप के थ्रू या फिर हो सकता है बिल बोर्ड्स वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनके थ्रू कैसे क्या प्रमोशन किया जाए, प्राइसेस जो है प्राइसिंग के डिसीजंस कैसे कितने क्या रखने चाहिए, अभी कम प्राइसेस रखूं, ज्यादा प्राइसेस रखूं, एंड प्लेस पॉलिसी रिगार्डिंग कवरेज, आउटलेट ऑफ सेल्स, कहां कहां पर मेरे आउटलेट्स होने चाहिए, कितने आउटलेट्स होने चाहिए, ये सब भी मार्केटिंग में कवर होता है।
एंड प्रॉब्लम रिलेटिंग टू लीगल फॉर्मेलिटीज, बिजनेस को राइट फ्रॉम फॉर्मेशन टू द डिसोल्यूशन, बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आती है, टैक्सेशन बोलो या फिर लोकल लॉज बोलो, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज, लीगल कंप्लायंसेस, अकाउंटिंग के रिलेटेड या फिर रिलेवेंट अथॉरिटीज को कोई इंफॉर्मेशन देने से रिलेवेंट बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज भी कंप्लाई करनी पड़ती है ड्यूरिंग द लॉन्चिंग ऑफ एंटरप्राइज, ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द क्लोजर. And lastly, problems relating to industrial relation. Industrial relation mainly with reference to laborers. भाई लेबर जो है उनके साथ में कैसे रिलेशन प्रॉपरली मेंटेन्ड रहे. आजकल जो है लेबर के अगेंस्ट कहीं न कहीं फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट ने किसी ने सोशल मीडिया पे कुछ बोल दिया तो हो सकता है पूरा लेबर स्ट्राइक पे चला जाए, राइट. आजकल इसीलिए वो बोलते हैं कि नाउ अडेज इट्स मोर क्रिटिकल टू मेंटेन अ प्रॉपर स्मूथ रिलेशन विद द लेबरर्स, or which we call industrial relation, to win the cooperation of large number of workers. Misunderstanding, conflicts have assumed enormous dimension, establishing a state of democracy and making laborers कि वो भी important है, ऐसा उनको फील कराना ये भी बहुत important रहता है. तो प्रॉब्लम्स कौन से हो गए अपने एंटरप्राइज के? एक तो हो गया रिलेटिंग टू ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा साइज ऑफ द प्लांट, लोकेशन ऑफ द प्लांट, तीसरा ऑर्गेनाइजिंग फिजिकल फैसिलिटीज, चौथा फाइनेंस कहां से कैसा, पांचवा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा क्या हो, हायरार्की कैसी क्या रखूं, डिपार्टमेंट्स कौन से, देन मार्केटिंग कैसे क्या होनी चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज के बारे में प्रॉब्लम्स और इंडस्ट्रियल रिलेशन के रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, प्रोडक्शन फंक्शन. 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, देन वी विल बिगिन. बताता हूं, कल टेस्ट नहीं है. प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? सिंपली
रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, इतना इनपुट डाला तो इतना आउटपुट निकलेगा, राइट? ये प्रोपोर्शन में ये चीजें डाली तो ऐसा आउटपुट निकलेगा। जैसे क्वांटिटी और आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ ए बी सी डी एन, ए बी सी डी एन ये क्या है? अवर इनपुट्स, ठीक है? एज सिंपल एज दैट, बस इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन इज व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन। इतना इस प्रोपोर्शन में ऐसा इनपुट डाला तो ऐसा आउटपुट मिलेगा। assumptions of production function might be important। 3 मेन assumptions थे प्रोडक्शन फंक्शन के, क्या क्या? पहला कि रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स एग्जिस्ट फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये जो अपन बोल रहे हैं कि इतना इनपुट डाले तो इतना आउटपुट मिलेगा, ये जो है फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, ओके? इस स्पेसिफिक टाइम में ही है, मतलब कुछ बाद में अगर कुछ चीजें चेंज होती गई तो वहां पर हो सकता है कि प्रोपोर्शन भी चेंज होता जाए, जैसे टेक्नोलॉजी वगैरह कुछ चेंज हो गई, जो कि अपना नेक्स्ट पॉइंट है। सेकंड क्या बोलता है? गिवन स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, इस स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के लिए अपना जो है ये प्रोडक्शन का मिक्स है कि इतना मटेरियल्स ऑफ एक्स, इतना मटेरियल ऑफ वाई डाला तो अपने को इतना जेड प्रोड्यूस होगा इस टेक्नोलॉजी को यूज करके। बट टेक्नोलॉजी अगर कुछ चेंज हो जाती है, उसमें हो सकता है कि वो प्रोपोर्शन चेंज हो जाए, हो सकता है एक एक्स प्लस एक वाई से अपने को एक पूरा जेड वापस से मिलने लग जाए, राइट? Innovations would cause change in the relationship between given inputs and their outputs, and lastly there would be no wastage। ये भी assumption रहता है काहे का? प्रोडक्शन फंक्शन का, ठीक है? समझा नहीं समझा? Resulting from their utilization is at the maximum level। It can also be defined as minimum quantities of various inputs that are required to yield a given level of output। प्रोडक्शन फंक्शन सिंपली क्या बोलता है कि इतना इनपुट डालने से इतना आउटपुट मिलेगा, राइट? इतना आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए इतना इनपुट तो लगेगा ही, ये जो रिलेशन बताता है दैट इज व्हाट आवर प्रोडक्शन फंक्शन। अभी अपन जो एनालिसिस करते हैं पूरा इस चैप्टर में, दैट इज बेस्ड ऑन ओनली 2 काइंड ऑफ फैक्टर्स, या फिर अपन बोल सकते हैं इनपुट्स। कौन से? लेबर एंड कैपिटल, रिप्रेजेंटेड बाय एल एंड के, ठीक है? वैसे तो 4 फैक्टर्स है, बट अपन यहां पर कौन से कितने फैक्टर्स कंसिडर करते हैं? सिर्फ 2 फैक्टर्स ही कंसिडर करते हैं। अपन ने क्या बोला था कि अपन यहां पर एनालिसिस के लिए सिर्फ 2 ही फैक्टर्स पकड़ते हैं। कौन से? एक तो लेबर, दूसरा कैपिटल, जिसको अपन एल को लेबर बोलते हैं, के को कैपिटल बोल के डेजिग्नेट करके वी कंसिडर द प्रोडक्शन फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ जस्ट लेबर एंड कैपिटल। नाउ वी हैव शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये क्या था? शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन। एक वेरिएबल फिक्स्ड होता है, शॉर्ट रन इज द पीरियड जहां पर सारे फैक्टर्स में से एटलीस्ट एक फैक्टर तो भी फिक्स्ड रहेगा आपका, एटलीस्ट, राइट? लॉन्ग रन में आपके सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल ही रहेंगे। डिस्टिंक्शन बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन इज नॉट रिलेटेड टू पर्टिकुलर मेजरमेंट ऑफ टाइम, कोई टाइम से रिलेटेड नहीं है। जैसा अपन ने डिस्टिंक्शन बोला वैसा ही उसका डिस्टिंक्शन है। एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट्स रिमेन अनचेंज इन द शॉर्ट रन, और लॉन्ग रन में सारे जो है वो वेरिएबल रहते हैं। और क्योंकि अपन एनालिसिस सिर्फ 2 फैक्टर्स का यहां पर कर रहे हैं, लेबर एंड कैपिटल, तो उसमें से शॉर्ट रन में अपन नॉर्मली कंसीडर करते हैं कैपिटल को एज फिक्स्ड इन द शॉर्ट रन, लेबर जो है वो वेरिएबल कंसीडर करते हैं, और लॉन्ग रन में तो ऑब्वियसली दोनों भी वेरिएबल ही रहेंगे। Long run is in which all the factors of production are variable। जो शॉर्ट रन का अपन बात कर रहे हैं, शॉर्ट रन पीरियड या फिर शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, उसको अपन काय के थ्रू एनालाइज करते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और जो लॉन्ग रन है उसको काय के थ्रू एनालाइज करते हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन पर अपन बाद में आएंगे आखिरी में, पहले चलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये किसके लिए? शॉर्ट रन या लॉन्ग रन?
शॉर्ट रन के लिए इसको ही अपन और क्या क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू वेरिएबल इनपुट और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। क्या बोलता है ये लॉ? सिंपली एक इसमें अगर अपन बोले तो कि भाई जैसे जैसे आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे तो जो आपके एडिशनल इनपुट की प्रोडक्टिविटी है वो कम कम होते जाएगी। जो आपका एडिशनल इनपुट कंट्रीब्यूट कर रहा है, जो एक्स्ट्रा आउटपुट जनरेट कर रहा है, उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो एक्स्ट्रा आउटपुट उसका कम कम होता जाएगा। हो सकता है पहले थोड़ा सा बढ़ जाए बट वो अल्टीमेटली कम कम होता जाएगा। अपन ने वो फैक्ट्री और लेबर्स का एग्जांपल लिया था, राइट? पहला एक लेबर 10 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा 2 साथ में मिलकर के 20 नहीं, हो सकता है 25 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर तीसरा आया तो हो सकता है वो भी और ज्यादा प्रोड्यूस करे, बट और जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे जो एडिशनल प्रोडक्शन है वो कम कम होता जाएगा। मतलब हो सकता है पांचवा छठवा सिर्फ एडिशनल 5 ही यूनिट्स और प्रोड्यूस करें, उसके बाद में और जो है और कम करें, ऐसा जो है प्रोडक्शन होते जाता है। इसमें आपने को 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या फिर 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स थे। एक तो था टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या था? क्वांटिटी ऑफ लेबर के रिलेशन में अगर अपन बात करें तो उतने अमाउंट ऑफ लेबर कितनी टोटल जो है प्रोडक्शन करते हैं, दैट इज व्हाट टोटल प्रोडक्ट, रिजल्टिंग फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर एट अ टाइम। If the inputs of all but one factor are held constant, total product will vary with the quantity used in the variable factor. अपन बोल रहे हैं शॉर्ट रन में कि भाई एक फैक्टर जो है फिक्स रहेगा, एक फैक्टर वेरिएबल रहेगा, तो टोटल प्रोडक्ट किसके हिसाब से ही चेंज होगा? फिर वेरिएबल के हिसाब से ही चेंज होगा। जैसे जैसे अपन लेबर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे आउटपुट बढ़ता जाएगा अप टू अ सर्टेन पॉइंट ऑब्वियसली, दैट इज व्हाट टोटल प्रोडक्ट। जैसे एक लेबर 100 क्वांटिटीज प्रोड्यूस कर रहा है, 2 जो है मिलकर के टोटल में 210 प्रोड्यूस कर रहे हैं, 3 जो है 330 प्रोड्यूस कर रहे हैं, दिस इज व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं बोलूं 3 लेबर की क्वांटिटी पे टोटल प्रोडक्ट कितना है तो दिस इज 330। वैसे ही एक रहता है अपना नेक्स्ट कौन सा? एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या बोलता है? इट इज टोटल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जैसे 330 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 लेबर, तो पर लेबर कितना एवरेज है? 330 डिवाइडेड बाय 3। और एक लास्ट वाला कौन सा कॉन्सेप्ट है? मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या बोलता है? नेक्स्ट जो अपन ने एडिशनल इनपुट डाला वो कितना प्रोडक्शन कर रहा है। जैसे 3rd से 4th अगर अपन यहां पर देखें तो 3rd वाला टोटल 3 लेबर्स मिलके 330 प्रोड्यूस कर रहे थे, 4 लोग मिलकर के कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं? 440। तो 3rd से 4th जो एडिशनल लेबर है वो कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 110। दैट इज व्हाट मार्जिनल प्रोडक्ट। नाउ एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, इनमें रिलेशन क्या है? इसको अपन ने एक डायग्राम के थ्रू देखा था। डायग्राम कहां थी? ये वाली, आपके पेज नंबर 3.25 पे। ये जो यहां का इनका कर्व है ये थोड़ा गलत हो गया, ये कर्व एक्चुअली थोड़ा ऐसा चाहिए, मतलब ऊपर जाता हो। चलो अपन भी बना ही लेते, एक काम करते हैं। मेरा टोटल प्रोडक्ट कुछ तो भी ऐसा जाता था, राइट? मेरा जो एवरेज प्रोडक्ट था वो स्टेज 1 पे यहां पर और जो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट है ठीक है। ऐसी कुछ तो भी अपनी डायग्राम थी। वहां पर वो रिलेशन क्या बोलते हैं? अपने रिलेशन क्या थे एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट में? when average product rises, marginal product is more than the average product. When marginal product, ये वाला
जब ये बढ़ता रहता है तब इट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट, राइट। जब एवरेज प्रोडक्ट बढ़ता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट, राइट। व्हेन एवरेज प्रोडक्ट राइजेस मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। दूसरा, जब एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर मार्जिनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू द एवरेज प्रोडक्ट, ये वाले पॉइंट पर, ठीक है। Marginal product curve cuts the average product curve at its maximum, and when average product falls, marginal product is less than the average product. जब average product average product गिरता है तब marginal product जो है average product से कम रहता है। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको अपन 3 स्टेजेस में एनालाइज करते थे, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। बट वो स्टेजेस में जाने के पहले लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी अपने को 3 कुछ तो भी अजम्पशंस थे। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता था? व्हेन द आउटपुट इज इंक्रीज्ड बाय वेरिंग द क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, the law operates in short run when all the factors of production cannot be increased or decreased simultaneously। अच्छा ठीक है, यहां पर पहले वो बोल रहे हैं कि शॉर्ट रन में है यहां पर ये लॉ एप्लीकेबल। अजम्पशंस क्या क्या थे इसके? कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज अज्यूम टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड। जो टेक्नोलॉजी है वो एकदम कांस्टेंट है, अगर टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज होता है तो फिर उसमें भी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी में भी सब कुछ चेंज हो जाएगा। दूसरा, देयर मस्ट बी सम इनपुट्स हुज क्वांटिटी इज केप्ट फिक्स्ड। This law does not apply when all factors are proportionately varied. When all factors are varied, law of returns to scale are applicable. क्या बोलता था ये पॉइंट याद है क्या? इसका एग्जांपल अपन ने क्या लिया? ठीक है, ये पॉइंट क्या बोलता था अपना बेसिकली कि भाई ये वाला जो है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में अप्लाई होगा, मतलब एक तो भी अपना फैक्टर जो है उसको फिक्स्ड रहना जरूरी है। सारे फैक्टर्स जो है वो वेरिएबल नहीं रह सकते। सारे फैक्टर्स अगर वेरिएबल रहे तो वहां पर क्या अप्लाई होगा? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तीसरा वाला, इसका एग्जांपल याद है क्या? बताओ। लॉ डज नॉट अप्लाई टू दोस केसेस वेयर द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन fixed proportion to yield output। वड़ा पाव नहीं, हाँ क्या बोलता था वो कि कोई भी अगर ऐसी चीज है जिसमें इनपुट्स आपको फिक्स प्रोपोर्शन में यूज करना पड़ता है, उस चीज को ये वाला लॉ अप्लाई नहीं होता। जैसे कि वड़ा पाव, उसमें एक पाव और एक वड़ा ये ही लगेगा अपने को, तो अपन जैसे जैसे वो क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसी प्रोपोर्शन में अपना आउटपुट भी बढ़ेगा, उससे अलग प्रोपोर्शन में अपना आउटपुट नहीं बढ़ेगा। अरे भाई अपन ने इसमें क्या देखा था कि लेबर जो है, फॉर एग्जांपल लेबर की प्रोडक्टिविटी, पहला लेबर 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा लेबर हो सकता है 110 यूनिट्स प्रोड्यूस करे, तीसरा हो सकता है 120 एडिशनल प्रोड्यूस करे। बट जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी अगेन वापस से 110 हो सकता है, पांचवे की 90 ही हो, छठवें की जो है 80 ही कैपेसिटी हो। ऐसे जो है कैपेसिटी वेरी करते जाएगी। जैसे जैसे अपन इनपुट बढ़ाते जाएंगे आउटपुट या फिर प्रोडक्टिविटी कम होते जाएगी, बरोबर। पर अगर फिक्स प्रोपोर्शन वाला आउटपुट है कि फॉर एग्जांपल अपने को एक लेबर लगाया तो एक आउटपुट ही बढ़ेगा, अगर ऐसा कोई गुड है तो वहां पर ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। एंड लास्टली, कंसिडर ओनली फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स, नॉट इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी। अपन यहां पर इकोनॉमिक प्रॉफिटेबिलिटी वगैरह के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे हैं, अपन यहां पर सिर्फ फिजिकल इनपुट्स एंड आउटपुट्स की बात कर रहे हैं।
अब इसके 3 स्टेजेस पे अगर अपन आए तो पहला था स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। यहां पर क्या होता था, टोटल प्रोडक्ट जो है इस पूरे पॉइंट में, ये जो स्टेज 1 था यहां तक, टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट अ इंक्रीजिंग रेट। क्या पूरे फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से ही वो इंक्रीज होता था क्या? फिर जहां पे आपका एमपी मैक्सिमम है उस पॉइंट तक ही वो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। उसके बाद में जो है इट राइजेस बट एट अ डिमिनिशिंग रेट। उस पॉइंट को अपन एक और चीज क्या बोलते थे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। उसके बाद में जो है आपका टोटल प्रोडक्ट राइज होता है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। अच्छा, पहली स्टेज में मार्जिनल प्रोडक्ट कंटिन्यूअसली राइज ही होता रहता है क्या? वो एक पॉइंट तक राइज होता है, उसके बाद में फॉल होना शुरू हो जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तक मार्जिनल प्रोडक्ट राइज होता है, उसके बाद में फॉल होना चालू हो जाता है। एवरेज प्रोडक्ट की बात करें तो इट इज कंटिन्यूअसली राइजिंग थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज के एंड पर जो है वो एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमम रहता है। फर्स्ट स्टेज के एंड पर बोलो या सेकेंड स्टेज के स्टार्टिंग पे बोलो, एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम और रीचेस इट्स हाईएस्ट पॉइंट। और एक और ऑब्जर्वेशन जैसा अपन ने ऊपर ही देखा था कि थ्रू आउट द फर्स्ट स्टेज मार्जिनल प्रोडक्ट इज मोर देन द एवरेज प्रोडक्ट। ऐसा क्यों होता है? ये तो अपन ने देखा था कि ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि फिक्स्ड जो मशीन थी अपनी, उसकी कैपेसिटी अभी बहुत थी, बट उस पे जो अपन वेरिएबल इनपुट्स लगा रहे थे वो अभी तक पूरा मतलब अपन यूटिलाइज नहीं कर रहे थे मशीन को। एक लेबर लगाए तो पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा था, 2 लेबर लगाए तो भी मशीन पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही थी अपनी, 3 लगाए तो भी पूरी यूटिलाइज नहीं हो रही थी, फिर 4 लगाए तो एकदम पूरा यूटिलाइज अपन मशीन को कर पा रहे थे। फिर अपन जैसे जैसे बढ़ाते जा रहे थे वैसे वैसे अपना प्रोडक्टिविटी कम होते जा रहा था, क्योंकि अपन ओवर यूटिलाइजेशन करते जा रहे थे। याद आ रहा है कुछ? तो अभी पहले रिटर्न की बात करें, पहले स्टेज की बात करें तो इंक्रीजिंग रिटर्न में क्या हो रहा था, अपने को एडिशनल वेरिएबल फैक्टर अपन ने एम्प्लॉय किया, उसके वजह से अपना एडिशनल अपने को बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिल रहे थे, क्योंकि अपन फिक्स फैक्टर को और ज्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पा रहे थे। बिकॉज इन द बिगिनिंग फिक्स फैक्टर इज अबेंडेंट रिलेटिव टू वेरिएबल फैक्टर। फिक्स फैक्टर्स आर more intensively and effectively used by the introduction of further variable factors। और ज्यादा लेबर लगाने से वहां पर और ज्यादा अपन इफेक्टिवली यूज कर पा रहे थे इन द फर्स्ट स्टेज। दिस कॉजेस प्रोडक्शन टू इंक्रीज एट अ रैपिड रेट। उसके बाद में एक और रीजन क्या था कि भाई जैसे जैसे नए नए लेबर आते हैं उनका जो है उनमें क्या बोल सकते हैं अपन, उनकी लर्निंग कर्व में भी उनका इफेक्ट आता है, उनका स्पेशलाइजेशन होता है धीरे धीरे, जिसके वजह से नया कोई लेबर आया तो उसको पुराना वाला बता सकता है कि भाई इस तरीके से काम कर, उसके वजह से सेकंड वाले की पहले वाले के साथ मिलकर ज्यादा एफिशिएंसी बढ़ जाती है। इसके वजह से भी इंक्रीजिंग रिटर्न आते हैं थ्रू द डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। लोगों के बीच में काम बढ़ता है। पहले अपन ने देखा था एग्जाम्पल में एक ही लेबर पूरा काम कर रहा था पूरे मशीन पर घूम करके, फिर 2 जने आ गए तो डिवाइड हो गया काम, जिसकी वजह से उनको स्पेशलाइजेशन भी आने लग गया। दूसरा स्टेज था स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। यहां पर क्या होता था, टोटल प्रोडक्ट फॉल होता था क्या यहां पर? नहीं, यहां पर जो है टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ही रहता था बट एट अ डिमिनिशिंग रेट, राइट। यहां पर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट फॉलिंग ही रहता था, राइट, और एवरेज प्रोडक्ट जो है वो भी फॉलिंग रहता था, बट यहां पर अपना एवरेज प्रोडक्ट इज मोर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट, which is called stage of diminishing returns। टोटल प्रोडक्ट कंटिन्यूज टू इंक्रीज। अभी भी अपना टोटल प्रोडक्शन जैसे जैसे अपन और लेबर लगाते जा रहे हैं वैसे वैसे अपना टोटल प्रोडक्शन और बढ़ते ही जा रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट। In this stage, both marginal and average products are diminishing but are positive. At the end of this stage, marginal product of the variable factor is 0। इस स्टेज के एंड पर जो है मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और जो फर्म एक आउटपुट अपना बनाती है जनरली वो इसी स्टेज में बनाती है।
तीसरी स्टेज क्या थी? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, सॉरी लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स या निगेटिव रिटर्न्स अपन जिसको बोलते हैं। उसके पहले अपन ये सेकेंड वाले का एग्जांपल, सॉरी एक्सप्लेनेशन अगर अपन देखें तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्यों मिलते थे। जैसा अपन ने पहले देखा था कि नया लेबर इंट्रोड्यूस करते जा रहे हैं तो अच्छे से अपन और ज्यादा मशीनरी को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, तो अब वो मशीनरी की भी एक कैपेसिटी आ गई है। अभी भी एडिशनल लेबर इंट्रोड्यूस करने से मशीन को और यूटिलाइज अपन कर पा रहे हैं, बट पहले वाले जो लोग जितना अच्छे से ज्यादा और यूटिलाइज कर पा रहे थे, अब उतना ज्यादा एडिशनल प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही है। मशीन पे सफिशिएंट लोग है, ज्यादा के लोग लाने से थोड़ा बहुत प्रोडक्शन बढ़ रहा है, बट उतने ज्यादा क्वांटिटी से या उतने ज्यादा रेट से नहीं बढ़ रहा है। Once the point is reached at which variable factor is sufficient to ensure efficient utilization of fixed factor, any further increase in variable factor will cause marginal and average product to decline. Total product increase हो रहा है, but marginal and average product अपना कम हो रहा है. That is marginal productivity will start diminishing. जो additional labor की additional productivity है वो कम होते जाती है. This phenomenon of diminishing return, like increasing return, rests upon the factor of indivisibility. एक indivisibility का भी अपन ने वहां पर एग्जाम्पल देखा था या पॉइंट देखा था कि भाई अपन ऐसा बोल रहे कि एक और फैक्टर लाने से अपन मशीनरी पूरी यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, मशीनरी अब पूरी यूटिलाइज एक बार हो गई और ज्यादा लेबर लेके आ गए अपन, तो उस लेबर के लिए एडिशनल मशीनरी भी लेके आ जाओ, ऐसा एक वहां पर आर्ग्यूमेंट था. पर अपन मशीनरी को जितना एक लेबर के लिए जितनी मशीनरी चाहिए उतनी मशीनरी अलग से काट करके नहीं ला सकते. मशीनरी इज इंडिविजिबल, इसीलिए वहां पर अपन लेबर ही इंट्रोड्यूस करते जाते थे. लास्टली था अपना स्टेज ऑफ निगेटिव रिटर्न. यहां पर क्या होता था, इतने ज्यादा लोग हो गए कि वो अब एक दूसरे के बीच में आ रहे हैं प्रोडक्शन के, राइट. अपन लेबर इंट्रोड्यूस करते ही जा रहे, उसमें वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे थे. जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी काम खराब कर रहे थे एडिशनल आए हुए लोग, जिसके वजह से अपने को निगेटिव रिटर्न्स मिलने चालू हो जाते हैं. यहां पर अपना मार्जिनल प्रोडक्ट क्या रहता है, निगेटिव. एडिशनल लेबर अब अपना उल्टा प्रोडक्शन कम कर रहा है. एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो सकता है क्या, या निगेटिव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता कभी भी, राइट. टोटल प्रोडक्ट थर्ड स्टेज में क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा. देन स्टेज ऑफ ऑपरेशन. कोई भी फर्म जो है कौन से स्टेज में ऑपरेट करती है, स्टेज नंबर 2. देखो स्टेज नंबर 3 में तो ऑब्वियसली कोई ऑपरेट नहीं करेगा. पहली वाली स्टेज में क्यों नहीं ऑपरेट करते थे अपन, क्योंकि वहां पर अपने को अभी भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे थे और ज्यादा वहां पर कैपेसिटी थी अभी अवेलेबल, अपना टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा था, राइट. तो और ज्यादा अपन कोई भी फर्म बढ़ाने का ट्राई करते ही जाएगा. सेकेंड स्टेज में जहां पर उसका जैसा गणित बैठेगा उस हिसाब से सेकेंड स्टेज में वो प्रोडक्शन कर सकती है. स्टेज 1 एंड स्टेज 3 इसको अपन क्या बोलते थे, स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक एब्सर्डिटी और इकोनॉमिक नॉनसेंस. देन नेक्स्ट वाज रिटर्न्स टू स्केल. रिटर्न्स टू स्केल एकदम सिंपली सादा क्या बोलता था कि भाई अपन ने इनपुट अगर डबल किया, उससे मेरा आउटपुट भी डबल हो गया, तो इसको कौन सा रिटर्न बोलते थे अपन, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल. अगर मैंने इनपुट बढ़ाया 2x से डबल कर दिया, बट मेरा आउटपुट जो है वो 3x हो गया, उससे ज्यादा रेट से बढ़ गया, तो उसको बोलते थे अपन इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. और अगर मैंने आउटपुट बढ़ाया से फॉर एग्जांपल 2x से, बट सॉरी मेरा इनपुट बढ़ाया 2x से, बट मेरा आउटपुट बढ़ा सिर्फ 1.5x से, तो इसको क्या बोलते थे अपन, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल. जितना इनपुट बढ़ाया उतना ही आउटपुट बढ़ा तो कांस्टेंट रिटर्न, जितना बढ़ाया उससे ज्यादा रेट से आउटपुट बढ़ गया तो इंक्रीजिंग, उससे कम रेट से बढ़ा तो डिक्रीजिंग. ऑब्वियसली ये वाला लॉ कहां अप्लाई होता है, सिर्फ लॉन्ग रन में ही अप्लाई होता है.
Changes in scale means that all factors of the production are increased or decreased in the same proportion. अपन यहां पर क्या कर रहे हैं, पूरी returns to scale अपन बोल रहे हैं, पूरे अपने स्केल ही चेंज कर रहे हैं प्रोडक्शन का, राइट? दैट इज ऑल फैक्टर्स आर वेरिड. कांस्टेंट, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, ऐसा अपन ने इसको देखा था. देन है 10 मिनट कंटिन्यू करें कि क्या करें? कॉप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन क्या बोलता था? कॉप डगलस ने बेसिकली उन्होंने उनका एक सब रिसर्च करके जो आउटपुट निकाला था या फिर एक थियरी निकाली थी, उसमें वो क्या बोलते थे, याद है क्या? किधर गया रे भाई? 1/4 एंड 3/4 क्या था वो? 1/4 और क्या था 3/4? कैपिटल एंड लेबर का प्रपोर्शन 1/4 एंड 3/4. किधर गया भाई अपना कॉप डगलस? हम्म 3.21 पे अपना पॉल एच डगलस एंड CW कॉब ऑफ USA, इन्होंने जो है मिलकर के ये अपने को बताया था कि भाई आप लेबर और कैपिटल को इस प्रोपोर्शन में बढ़ाओ तो आपका जो है आउटपुट जो है एकदम सही तरीके से बढ़ेगा. ठीक है, आपको कैपिटल जो है वो बढ़ाना है 25% से और जो लेबर है वो बढ़ाना है 75% से. या फिर उनके बोलने का मतलब अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी इंक्रीज इन प्रोडक्शन है, इट इज कंट्रीब्यूटेड 75% बाय लेबर एंड 25% बाय कैपिटल. ये जो है इट अप्लाइज नॉट टू एन इंडिविजुअल फर्म बट टू द होल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इन द यूनाइटेड स्टेट. पूरी इंडस्ट्री पे अप्लाई होता है. इसमें देखो बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चन आने की चांसेस कम है, सिर्फ जो 2-3 चीजें अपन डिस्कस कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इन्होंने पहले जो फॉर्मूला दिया था वो क्या दिया था? Q इज इक्वल टू KL रेस टू A इंटू C रेस टू 1 - A. यहां पर ये Q क्या बोलते हैं? Q क्या है? इज द आउटपुट. L इज व्हाट? लेबर. C इज व्हाट? कैपिटल. एंड K और A जो है वो उन्होंने बोला सिर्फ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है. बट अपन ने क्या डिस्कस किया था? A क्या है यहां पर? A रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी, राइट? A रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटी. A क्या बोलता था? अगर L रेस टू पावर A अगर मैं बात करूं तो इट शोज द इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर, कि लेबर चेंज करने की वजह से मेरे आउटपुट में कितना चेंज होगा और कैपिटल चेंज करने की वजह से आउटपुट में कितना चेंज होगा, राइट? दैट वाज L रेस टू पावर A एंड C रेस टू पावर 1 - A. बट ये फॉर्मूला उनको बाद में ध्यान में आया कि ये गलत है, क्योंकि यहां पर वो बोल रहे थे अगर A और 1 - A अगर अपन देखें, लेबर प्लस कैपिटल, देखो लेबर का इफेक्ट ऑन आउटपुट प्लस कैपिटल का इफेक्ट ऑन आउटपुट इज टोटल इनपुट का इफेक्ट ऑन आउटपुट, बरोबर? इन्होंने जो फॉर्मूला दिया था ये A प्लस 1 - A, इसका मतलब वो बोल रहे थे कि इट वॉज टोटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट, राइट? जिसके वजह से इलास्टिसिटी हमेशा क्या आ रही थी? 1 आ रही थी. -A + A कैंसल. पर हमेशा यूनिटरी इलास्टिक मतलब जितना इनपुट बढ़ा है उतना ही आउटपुट बढ़ता है क्या हमेशा? ऐसा नहीं था. अपन ने देखा था रिटर्न्स टू स्केल, हो सकता है ज्यादा क्वांटिटी से बढ़ जाए, हो सकता है कम क्वांटिटी से बढ़ जाए. तो इसमें यहां पर उन्होंने अल्टीमेटली आगे अपने को कौन सा फॉर्मूला दिया था? ये नीचे वाला Q इज इक्वल टू K इंटू L रेस टू पावर A C रेस टू पावर B. L क्या है?
सॉरी एल रेज टू पावर ए क्या है बेसिकली यहां पर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट विद रिस्पेक्ट टू लेबर एंड बी जो है वो फॉर कैपिटल। अगर मेरी इलास्टिसिटी ए प्लस बी, अगर मेरा ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो मतलब क्या है, मेरा कौन सा रिटर्न टू स्केल रहेगा, फिर कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल रहेगा। अगर ए प्लस बी इज मोर देन 1 तो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, और इफ ए प्लस बी इज लेस देन 1 तो डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। लास्टली प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, ये क्या बोलता था, आइसोक्वांट्स किसके सिमिलर था, ये इंडिफरेंस कर्व के। आइसोक्वांट क्या बताता था अपने को, वो सारा कॉम्बिनेशन ऑफ टू रॉ मटेरियल जिससे मेरे को सेम आउटपुट मिलेगा। मतलब से फॉर एग्जांपल x एंड y, तो 5 of x प्लस 3 of y विल गिव मी 2 of z, या फिर 4 of x प्लस 4 of y विल ऑल्सो गिव मी 2 of z, या फिर 2 of x and 7 of y would give me same 2 outputs of z। वो सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स दैट विल गिव मी द सेम आउटपुट, जैसा अपन इंडिफरेंस कर्व में देखते थे यूटिलिटी, राइट। यहां पर दिस इज विद रिस्पेक्ट टू इनपुट एंड आउटपुट। वहां पर अपने को बजट लाइन थी, वैसे ही यहां पर भी बजट लाइन है। वहां पर बजट लाइन किस रिस्पेक्ट में थी इंडिफरेंस कर्व में, यहां पर किस रिस्पेक्ट में है ये बताओ। अपना टोटल बजट ऑफ इनपुट्स, मतलब इनपुट्स के लिए अपन कितना कॉस्ट रख सकते हैं, मतलब अपन ने अलग अलग अगर वो इंडिफरेंस कर्व्स निकाली या फिर आइसोक्वांट्स निकाले, इट इज लाइक कि अपने को सारे इंडिफरेंस कर्व्स पे सेम आउटपुट मिलेगा, बरोबर। बट उसको अगर अपन बजट लाइन से कंपेयर करें तो अपने को मिनिमम कॉस्ट कहां मिलता है वो देख करके अपन जिस पॉइंट पर वो बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है टैंजेंट है, उस पॉइंट पर अपन प्रोडक्शन करते थे। ऐसा जो है अगर अपन बनाए ये इंडिफरेंस कर्व, वो इंडिफरेंस कर्व वहां पर मल्टीपल अपन ने वो इंडिफरेंस कर्व का एग्जांपल बता रहा हूं मैं। यहां पर अगर अपन ने इंडिफरेंस कर्व निकाला या फिर आइसोक्वांट निकाला, तो यहां पर हर पॉइंट पर जो है अपने को सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा, सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिलेगा हर पॉइंट पर। फैक्टर, अरे ये जो ऊपर का मैं बोल रहा था आपको, वो मैं आपको ये बता रहा था इंडिफरेंस कर्व अलग अलग अपनी वहां पे निकालते थे। बट अगर अपने को एक कॉम्बिनेशन के लिए देखना है दो आउटपुट, तो वो तो मेरे को एक ही इंडिफरेंस कर्व मिलेगा ना उसका, या एक ही आइसोक्वांट मिलेगा ना। वही मैं बोल रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये वाला एक आइसोक्वांट देखे अपन ने कि मेरे को Z प्रोड्यूस करना है, तो X और Y का क्या कॉम्बिनेशन, यहां पर हो सकता है कि मेरे को Y का कॉम्बिनेशन ज्यादा और X कम चाहिए, यहां पर X ज्यादा चाहिए Y कम चाहिए। ऐसा अलग कॉम्बिनेशन से मेरे को एक मेरा पूरा आइसोक्वांट मिल जाएगा। और उसके रिलेशन में आई कैन हैव माय बजट लाइन, बरोबर। उस बजट लाइन में जिस पॉइंट पर मेरी बजट लाइन टेंजेंट रहेगी उसको, ये वाला पॉइंट C वाला पॉइंट, दिस वुड बी माय पॉइंट ऑफ, हाँ मतलब मेरा पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन जो है, या फिर मेरे को जो कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है दैट वुड बी माय पॉइंट। ये ऊपर वाले पॉइंट्स अपन सिलेक्ट कर सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर B वाला पॉइंट बोलो या A वाला पॉइंट बोलो, यहां पर जो है अपने को ज्यादा कॉस्ट कंपैरेटिवली कंपेयर टू C यहां पर ज्यादा कॉस्ट लगेगी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें ही करते हैं यूनिट। ठीक है, चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।